Welcome friends to CTAT English Practice Set Pedagogy. This is set number 3. First question comes here. In the context of NEP 2020, the most appropriate objective of teaching English at the primary level is to. इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के अनुसार प्राइमरी लेवल पे टीचिंग इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है. पहला है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ठीक करना, एंश्योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ओके, ग्रामेटिकली उनको एक्यूरेट बनाना मीन्स ग्रामर अच्छे से सिखाना. डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस. प्रिपेयर लर्नर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. डी एम्फेसाइज रीडिंग एंड राइटिंग बिफोर लिसनिंग. क्या वो सुनने से पहले ही लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे? ये तो डी तो एकदम ही गलत है. तो इसमें सबसे ठीक आंसर है, सही आंसर है डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस. उनमें डर दूर करना पड़ेगा. पहले तो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप करना पड़ेगा. मोस्टली व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अफ्रेड ऑफ वी कैन से इंग्लिश. ठीक है, क्योंकि उनकी मातृभाषा हिंदी होती है मोस्टली, तो अंग्रेजी से कहीं ना कहीं डरते हैं. ये डर उनका हटाना पड़ेगा. उनको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना ताकि वो अच्छे से सीख सके, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके. सो हेयर वी फाइंड बी इज़ द राइट आंसर, बी. नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 2. विच असेसमेंट प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट्स असेसमेंट एज लर्निंग. किस तरीके से असेसमेंट किया जाए कि वो सबसे अच्छा हो, ठीक है, लर्निंग के लिए मददगार हो. यूनिट टेस्ट कंडक्टेड आफ्टर एवरी चैप्टर, टीचर फीडबैक आफ्टर सबमिटिव एग्जाम्स, लर्नर्स रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन लैंग्वेज प्रोग्रेस, मंथली क्लास टेस्ट विथ ग्रेड्स. अब हम मंथली क्लास लेते रहें या यूनिट टेस्ट लेते रहें, टीचर का फीडबैक, इन सब में तो सी वाला ही ठीक लग रहा है. लर्नर्स रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर, यस, अपनी भाषा खुद सुधारने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को प्रोग्रेस करने के लिए कोशिश करें. तो ये कैसे हो सकता है? इसमें टीचर्स की स्कैप फोल्डिंग बहुत ज़रूरी है, आई मीन सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, दे मस्ट बी गिवन स्टोरी बुक्स टू रीड ऑन देयर ओन. जितनी ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ेंगे उतना अधिक लैंग्वेज सीखेंगे. सो हेयर सी इज़ द, ओके, लेट अस सी इज़ द राइट आंसर. Next comes question number 3. Okay. In question number 3, a teacher uses students' home languages while teaching English vocabulary. This practice supports. अच्छा, टीचर जैसा हम लोग आजकल बोलते हैं कि बच्चों की जो मातृभाषा है या बोली घर में भी जो भी बोलते हैं रिमोट एरियाज़ में, उसको भी हम सपोर्ट करें, ठीक है, और बच्चा भी बोले स्कूल में. तो इससे क्या होता है? कोड मिक्सिंग विदाउट पर्पस, ट्रांसलिट्रेशन मेथड, मल्टीलिंगुअल पेडागोजी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. इससे किस चीज़ में मदद मिलती है बताइए, ज़रा सोच कर बताइए. इसमें अगर वो मातृभाषा बोल रही है, घर में कोई और बोली, लोकल की बोली बोल रहा है, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा, और साथ में अंग्रेजी भी सीख रहा है, हिंदी भी सीख रहा है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमारा ये आ जाता है सी कैटेगरी में, मल्टीलिंगुअल पेडागोजी मीन्स बहुभाषावाद जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बहुभाषावाद. दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस सी. ओके, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा और मैं बता दूँ. बहुभाषावाद क्या है? बहुभाषावाद में बच्चे बहुत सारी भाषाएँ सीखते हैं. एंड एज इट इज़ सेड, if you know many languages, you simply don't know the languages of many people, but you get to know the culture of people speaking that language. मतलब जो बहुत सारी भाषा नहीं सीख रहे हैं, उन भाषा को बोलने वाले लोगों की कल्चर से भी आप परिचित हो रहे हैं, तो आपका ज्ञान का क्षेत्र कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मल्टीलिंगुअल पेडागोजी ये सबसे ज़्यादा उचित आंसर होगा. Next comes question number 4. According to current CTAT trends, which strategy best promotes critical thinking in English classrooms? आजकल का जो ट्रेंड है CTAT के अकॉर्डिंग,
तो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स वो अपने आप से विचार कर सके कि कौन सा उचित है अनुचित है क्रिटिक्स के माध्यम से। तो इसके लिए कौन सा सबसे उचित माध्यम होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। Repetition and memorization, dictation and drilling, open-ended questions based on text, teacher explanation followed by note making. Yes, here we find this open-ended questions based on text. कुछ हम लोग ने संदर्भ पढ़ा दिया, कुछ चीज़ें पढ़ा दी, उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चंस पुटअप कर दी, तो बच्चा खुद ही सोचता है, उसके अंदर सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता जिसको कहेंगे, उसको बढ़ावा मिलता है या उसकी वृद्धि होती है। So this one is the correct answer. Question number 5. Which of the following activities aligns most with experiential learning? Reading aloud from textbook, writing answers from the board, role play based on real life situations, learning vocabulary list. अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कोई भी आंसर आप अटेम्प्ट करें, कोई भी ऑप्शन टिक करें, इससे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चा करके सीखता है, ठीक है। तो जोर जोर से टेक्स्ट बुक पढ़ना, या बोर्ड से आंसर्स नोट डाउन करना, या रोल प्ले रियल लाइफ सिचुएशन, या शब्दों का जो वोकैबुलरी मीन्स शब्दों का जो कलेक्शन है उसको याद करना, बहुत सारे शब्द याद कर लेना, रट लेना। तो बताइए इसमें तो सी वाला सही होगा। अगर वो उसका रोल प्ले पर ध्यान दिया जाए, मीन्स जैसे हम लोग कई ओकेजन्स पे रोल प्ले करवाते हैं बच्चों से, नाटक, छोटे मोटे नाटक वगैरह करवाते हैं, तो इस विधा से भी, नाट्य विधा से भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं कि डे टू डे लाइफ में क्या होता है और कैसी भाषा उनको बोलनी है और भाषा का क्या प्रयोग करना है। सो हेयर गोज राइट आंसर इज सी। Next, question number 6. A learner frequently makes errors while speaking English. The teacher should A option, correct every error immediately, ignore all errors completely, focus on fluency first, accuracy gradually, ask the learner to stop speaking. इसका अर्थ क्या है, अगर कोई सीखने वाला लर्नर बच्चा हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, अगर वो अक्सर ही, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर गलतियाँ करता है इंग्लिश बोलते टाइम, तो टीचर को उस समय कैसा सपोर्ट देना चाहिए उसे, उसकी गलतियों को तुरंत सुधार दो, या उसके सारी जितनी गलतियाँ करें उनको इग्नोर कर दो, ध्यान ही ना दो, या उसकी फ्लुएंसी पे कि वो ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं उस पर ध्यान दो। उसके बाद धीरे धीरे एक्यूरेसी, फोकस ऑन फ्लुएंसी फर्स्ट, पहले फ्लुएंसी पे ध्यान दो, ठीक से धारा प्रवाह बोल रहा है कि नहीं, और उसके बाद वो सही बोल रहा है कि नहीं, एक्यूरेसी पर ध्यान दो। या फिर सीखने वाले बच्चे से कहो कि तुम बोलना ही बंद कर दो, तो नेचुरली सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब इसका अर्थ निकालेंगे आप तो आपको स्वयं ही आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट represents a constructivist classroom? Teacher dominates classroom talk, students actively construct meaning, fixed answers are emphasized, learning is limited to textbook. तो लर्निंग खाली टेक्स्ट बुक तक सीमित हो, फिक्स्ड आंसर्स ही हम पर जोर दें, या टीचर ही खाली डोमिनेट करेगा, मीन्स खाली टीचर ही बोलेगा, बच्चे वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तो ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड दैट B1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग, यहाँ स्टूडेंट्स स्वयं ही अर्थ निकालते हैं, बातचीत में शामिल होते हैं। नेक्स्ट कम्स 8th क्वेश्चन, यूजिंग न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स इन क्लास मेनली हेल्प्स टू, इन चीज़ों का, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, एडवर्टीजमेंट्स, इनका क्लास में क्या फ़ायदा है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इंक्रीज सिलेबस लोड, सिलेबस का लोड बढ़ जाता है। प्रमोट रोट लर्निंग मीन्स बस रट्टू मार तोता बन जाओ। और नेक्स्ट है कनेक्ट लैंग्वेज लर्निंग विथ रियल लाइफ, भाषा सीखते हैं डे टू डे लाइफ में। रिप्लेस टेक्स्ट बुक कम्प्लीटली, क्या हम मतलब टेक्स्ट बुक जो है पाठ्य पुस्तकें हैं उनको इनके बदले उनसे बदल दें, आई मीन कि टेक्स्ट बुक्स को हटा दें और न्यूज़पेपर, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट को ही पढ़ें, तो ये भी गलत है। दैट मीन्स कौन सा सही होगा? यस,
This C1 is correct. Connect language learning with real life. Here comes question number 9th. For inclusive classroom, which strategy is most effective? Inclusive classroom, I hope you understand. इंक्लूसिव से मतलब है समग्र शिक्षा. आप लोग ने ये वर्ड सुना होगा कई बार. समग्र शिक्षा जिसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो इसमें कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी पॉलिसीज़? सेम टास्क फॉर ऑल द लर्नर्स, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ओनली रिटन एक्टिविटीज़. सिर्फ लिखित में ही काम करें बच्चे, या एक ही काम दिया जाए सबको, या फिर इंडिविजुअल जो अलग अलग सब में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, सब में अलग अलग विविधताएं हैं, उन पे ध्यान, उसको भी इग्नोर कर दिया जाए, मतलब ध्यान ना दिया जाए. तो इसमें हो जाएगा डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, अलग अलग गाइडलाइन दिए जाएं, अलग अलग तरीके से काम करने के लिए. अब इससे आप अर्थ समझते हैं. इंक्लूसिव क्लासरूम इसमें हो गया हर तरीके के बच्चे, जैसे कुछ आपके मंदबुद्धि के होंगे, कुछ ऊंचा सुनते होंगे, कुछ अच्छे से देख नहीं सकते हैं, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप से उनको हम डील करेंगे, पर बच्चा हम अटेंशन देंगे. सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन. Differentiated instruction. Next comes question number 10. Which activity best assesses listening skills? अच्छा, इसमें से सुनने वाला जो स्किल है वो हम सबसे अधिक अच्छे से असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? राइटिंग ए पैराग्राफ, ये तो लिखना हो गया. लाउड रीडिंग, जोर जोर से पढ़ना. रिस्पॉन्डिंग टू ऑडियो बेस्ड, हाँ, कुछ सुन करके उसका आंसर देना. ऑडियो बेस्ड मतलब सुनने वाला, सुनने वाली विधा. नेक्स्ट ग्रामर वर्कशीट, ये तो सब लिखने वाले हो गए. तो इसमें सुनने वाला कौन सा हो गया? सी हो गया. तो सी विल बी द करेक्ट आंसर. We come to question number 11 now. The purpose of using pair and group work is mainly to, ठीक है, इसमें पेयर जोड़े में हम काम कराएं, या फिर पियर भी हम लिख सकते हैं. पियर मतलब ग्रुप से बच्चे काम करें, ठीक है. पियर मतलब से समवयस्क जो होते हैं अपने संगी साथी, उनके साथ काम करें, या फिर ग्रुप में काम करें. इसमें देखिए दो चीज़ें आ जाएंगी. एक तो वो विद्यालय में जो बच्चों के साथ और छात्रों के साथ वर्क करता है, या घर में भी अड़ोस पड़ोस में भी अपने हम उन बच्चों के साथ काम कर सकता है. तो ऐसा काम करने से क्या होता है, बच्चे में कौन सी चीज़ डेवलप होती है, बताइए? कंट्रोल क्लासरूम डिसिप्लिन, इससे क्लासरूम में डिसिप्लिन बना रहता है. रिड्यूस टीचर वर्कलोड, टीचर का वर्कलोड कम हो जाता है. इंक्रीज लर्नर इंटरेक्शन, बच्चों में आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है. कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट होता है. तो इसमें तो ये वाला ही हो जाएगा, इंक्रीज लर्नर इंटरेक्शन. नेक्स्ट 12th. This question is quite long. The sentence is quite long, so I have to contract it. Now we can read it. A teacher designs task where students evaluate a character's action. This develops. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि किसी टीचर ने ऐसे वर्क दिए जहाँ पर बच्चे का क्या कैरेक्टर है, बच्चा किस तरह से वहाँ पर बिहेव करता है, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या डेवलप होता है? मेमोरी स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, इफेक्टिव डोमेन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. नेचुरली इसमें क्या होगा, ऐसा वर्क दिया गया है तो उसमें कितना वो सोच सकता है, उसकी सोचने की क्षमता विधा कितनी अधिक है, या तार्किक चिंतन शक्ति कितनी अधिक है, इस चीज़ का डेवलपमेंट होगा. तो ये इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? D will be the correct answer. Next comes question number 13th. Which teaching approach is most suitable for heterogeneous classrooms? Lecture method, one size fits all method, learner centered approach, translation method. अब सबसे पहली बात तो यहाँ हमें समझनी पड़ेगी कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है. हेट्रोजीनियस होमोजीनियस आपने पढ़ा होगा, लेकिन क्लासरूम में हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है?
क्लासरूम में हेट्रोजीनियस मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने पहले बताया, कुछ मंदबुद्धि होंगे, कुछ ऊंचा सुनते होंगे, कुछ कम देखते होंगे, कुछ पीछे बैठना पसंद करते हैं, कुछ आगे बैठना पसंद करते हैं, कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, ठीक है। तो ऐसे में किस तरीके की टीचिंग अप्रोच हमें अपनानी है, कैसी टीचिंग करनी है। लेक्चर मेथड खाली हम बोल के चले गए, या एक तरफ से एक ही जैसा सबको दे दिया हमने वर्क, या ट्रांसलेट किया, तो इसमें हियर इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा कैसा है, किस तरह का लर्नर है हमारा, उस आधार पे उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, अकॉर्डिंग टू रिसेंट पेडागोजी गाइडलाइंस टेक्स्ट बुक्स शुड बी यूज्ड एज। अच्छा, अभी आजकल की जो पेडागोजी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स को हमको किस लिए यूज़ करना चाहिए। ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, a rigid syllabus document, one of many learning resources, a tool for memorization, सिर्फ लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, या फिर सिलेबस, या इसमें से वन ऑफ द मैनी लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। तब सीखने के लिए जितनी चीज़ें हैं उसमें से ये एक रिसोर्स है। Here comes our last question of this session. 15th question, continuous and comprehensive evaluation CCE मेनली फोकसेस ऑन। इसका फोकस मेनली किस पर होता है, ठीक है। एंड टर्म एग्जाम्स, मार्क्स एंड रैंकिंग, कंटिन्यूस फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, ओनली रिटन टेस्ट। इस तरह का इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन, इसमें हम लोग किस पर अधिक बल देते हैं। इसमें देखिए बल दिया जाता है जो लास्ट एंड टर्म एग्ज़ाम्स मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स का, या सिर्फ मार्क्स बच्चे कैसा ला रहे हैं, रिटन टेस्ट नहीं, तो इसमें तो सी ही होगा, कंटिन्यूस फीडबैक। मतलब हम लोग समय समय पे टेस्ट वगैरह लिया करें, या क्लासरूम में भी बच्चों से पूछा करें, और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट, क्या प्रगति, क्या प्रोग्रेस हो रही है उसको भी चेक करते रहें, तभी तो बच्चा कंटिन्यूसली सीख पाएगा। तो हेयर दिस सी इज़ द राइट आंसर। Okay, now we have completed 15 questions here. Thank you for being with me and many good wishes for your exams. आप सभी CTET में 90 से ऊपर स्कोर करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।